हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग एंड कंप्यूटर मेंटर ब्रजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो सर, हम लोग स्पेशली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए कंप्यूटर के क्लासेस लेकर आ चुके हैं भाई। ये स्पेशली क्लास रहेगी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 40 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई। कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इसमें किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा? सबसे पहले मैं बताऊंगा बेटा कंसेप्ट, यानी कि सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आपको? कंसेप्ट। और अगर कंसेप्ट जैसे अपने 14 चैप्टर टोटल, ठीक है, कितने चैप्टर है? 14। यानी आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें जनरेशंस पढ़ेंगे, उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है ना, इन सब चीज़ों के आप लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे। और कंसेप्ट जब आप पढ़ चुके, फिर इनमें कौन से ईयर में किसने इन्वेंशन किया था, फर्स्ट जनरेशन में हमने मेमोरी के लिए कौन सा डिवाइस लिया था, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया था, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले कंसेप्ट और फिर उसके ऊपर के 70-80 क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपका बिल्कुल चैप्टर मतलब वो जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। और फिर देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन कराऊंगा 70-80, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। बट फिर से जो अभी लेटेस्ट में आया 2024 में, जो 2023-24 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया, पूरा कंसेप्ट कराने के बाद लूंगा। क्लियर है? समझ में आई बात? बट पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना है ना। हाँ जी सर, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। अब बेटा तुम लोगों ने बड़ा ही जनरल टर्म है और बहुत ही पेपर भी देने जाओगे तो कंप्यूटर में पेपर दोगे, क्योंकि तुम लोग बैंकिंग के बच्चे हो, है ना। पेपर भी काय में दोगे तुम लोग? सर पेपर भी हम लोग देंगे कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तुमको सारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी बेसिक बनेंगे प्लस कंसेप्ट बेस्ड बनेंगे, बेसिक बनेंगे प्लस कंसेप्ट बेस्ड बनेंगे। कंसेप्ट बेस्ड कैसे सर? कि सर आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जो हमारे ये आधुनिक कंप्यूटर जो आज देख रहे हैं, एकदम छोटे सा नोटबुक टाइप में, लैपटॉप टाइप में, और हाथ में हमारा मोबाइल है ना, ये सारा चीज़ कंप्यूटर है। बट ये पहले नहीं था। आज के 60 साल 50 साल पहले ये ऐसा नहीं था। और 60 साल नहीं, 70-75 साल पहले नहीं था बेटा ऐसा। भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, तब भी हमारे हाथ में एक अच्छा कंप्यूटर नहीं था। बात समझ रहे हो? मैकेनिकल कंप्यूटर थे सारे, यानी कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं थे। सारी इन्फॉर्मेशन हमको डालनी पड़ती थी, देखना भी हमको पड़ता था कि आउटपुट बराबर आया कि नहीं करके। क्लियर है? तो ये ऐसे हालात था 75 साल पहले। तो फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने, हमारे जो साइंटिस्ट थे बहुत विद्वान थे, उन्होंने धीरे धीरे आविष्कार करते गए और फिर हमको धीरे धीरे एक अच्छा कंप्यूटर मिलता गया। मतलब पहले कुछ अच्छा, एक पीढ़ी आई, जैसे हमारी पीढ़ी होती है, दादाजी, हमारे फादर, हम और हमारे आने वाले चिल्ड्रन, वैसे 4-5 पीढ़ी। तो कंप्यूटर की भी 4-5 पीढ़ी है, 5 पीढ़ी है बेटा कंप्यूटर की, जो अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है, और इससे पहले ऐसी 4 पीढ़ी हो चुकी है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमको देखना है। क्लियर? उसके बाद में जो छोटे छोटे टर्म होते हैं, इसके जो छोटे छोटे टर्म है, उसको हमको समझना है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है। इस पे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को। ठीक है? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया, इसके एप्लीकेशन क्या आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, इसके स्विचिंग डिवाइस कौन से यूज़ किए गए, है ना। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ की, फिर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, फिर आईसी यूज़ किया गया, फिर वीएलएसआई आई, फिर अल्ट्रा वीएलएसआई आया। तो ये मतलब फिर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया फिफ्थ जनरेशन में। तो ये कैसे सब कौन से ईयर में हुआ, कौन से इसके फीचर्स थे। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइस के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ की, है ना, और स्पीड क्या थी, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड क्या थी कंप्यूटर की। क्लियर है? कौन से कंप्यूटर, कौन से टाइप के कंप्यूटर यूज़ हुआ करते थे, कितने टाइप है कंप्यूटर के, या कितने टाइप से जो आज तक हम पढ़े, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है ना। उसके बाद में और माइक्रो कंप्यूटर है, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। चलिए मैं आपको एक कंप्यूटर की तरफ लेके चलता हूँ कि सर इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसको पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है कंटेंट। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेशंस आपको हिंदी में भी ज़रूरी है, तो मैं वहाँ ज़रूरी डेफिनेशन को हिंदी में भी रखता हूँ। ठीक है बेटा? और जहाँ लगता है कि ये इंग्लिश है, इसको तो मैं हिंदी में बढ़िया से समझाता ही हूँ आपको, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ ज़रूरत नहीं है,
तो वहाँ हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश समझाते समझाते वो जो टर्म है आपको मैं हिंदी में ही बताता हूँ सारी चीज़ें। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिंदी मैंने रखा हुआ है। देखो भैया क्या बोलता है ये, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, यानी कि ये क्या चीज़ है बेटा, आपको ये कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने दी है, कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने दी है सर। कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपके स्क्रीन पे दी है बढ़िया से। हाँ चलिए बताइए क्या होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, क्या होती है बेटा कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो इसने बताया हमको द वर्ड, देखो इधर ध्यान से समझना, द वर्ड कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर वर्ड है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये कौन से लैंग्वेज से लिया बेटा, लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया कंप्यूटर। आपको पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर वर्ड या कंप्यूटर वर्ड विच लैंग्वेज यू हैव टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि मतलब ऐसा बता सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज कंप्यूटर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ऐसा करके क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो वो कौन से लैंग्वेज से लिया है बेटा, वो लैटिन लैंग्वेज से लिया है। क्लियर है जी सर। अब जैसे हिंदी में मैंने ऊपर दिया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है बेटा, लैटिन भाषा से हुई है। क्लियर है, कौन से भाषा से कंप्यूटर ये शब्द लिया गया है बोलेगा तो वहां पे हमको बताना पड़ेगा कि लैटिन भाषा से ये कंप्यूटर शब्द लिया गया है। क्लियर है सर जी सर। उसके बाद समझो अब क्या बोलता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो हमने पता ही है हमको कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। ये मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है बेटा, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, अपडेट करना, बदलना। ठीक है, कि हम जो कंप्यूटर के जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो हमको निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये जो अपना कंप्यूटर की डेफिनेशन कैसे बनेगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can be changed, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, बदल सकता है ना, और डेटा को भी चेंज कर सकता है, बदल सकता है, बढ़ा सकता है, अपडेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब जो हम निर्देश देंगे। जैसे मान लो आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको सीनियर से अगर निर्देश मिल रहे कुछ कि आप लोग ऐसे ऐसा कर लेना करके, तो वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। वैसे ही जो कंप्यूटर है वो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको उस तरह से वो कार्य करता है। क्लियर है मेरे भाई जी सर। तो बोला है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निर्देशों के यानी इंस्ट्रक्शनों के सेट के अनुसार जानकारी या डेटा को संसाधित करता है। संसाधित मतलब उसको चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। क्लियर है, यहाँ पे संसाधित का ये है मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है भाई, हाँ जी करता है। इसमें डेटा को संग्रहित करना, डेटा को स्टोर करके रखना, पुनर्प्राप्त करना और संसाधित करने की क्षमता होती है। संसाधित मतलब बदलने की, अपडेट करने की क्षमता होती है किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग दस्तावेज टाइप करने यानी लेटर लिखना, कुछ आपको लेटर टाइप करना है उसके लिए हो सकता है, ईमेल भेजने के लिए हो सकता है, और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, बात सही है। वैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया है, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, मतलब स्टोर करना, सेव करके रखना, स्टोरेज करना, रिट्राइव करना, उसको फिर से उस फाइल को रिट्राइव करना, उस फाइल को प्राप्त कर लेना, एंड द प्रोसेस डाटा, और डाटा को प्रोसेस करना, यानी जो रॉ डाटा रहता है, जो कच्चा डाटा रहता है, उसको एक इंफॉर्मेशन के तहत में हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। क्लियर है सर जी। अ कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंड ईमेल भेजने के लिए, एंड ब्राउज द इंटरनेट, और इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। समझ में आया, डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट रहेंगे और इसी से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी समझ लो बेटा, और इंग्लिश वाले बच्चों मैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता ही हूँ, और इंग्लिश में दिया ही है आपके सामने। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड
ये क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो यूज, साथ ही साथ इसको और कहाँ यूज किया जाता है, टू हैंडल अकाउंटिंग। आप जानते हैं ना बैंक में जो अकाउंटिंग होता है, या आप जो भी अपने फाइनेंशियल को मैनेज करते हैं अकाउंटिंग में यूज करेंगे, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं बेटा, और प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। और आप कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें भी आपका कंप्यूटर यूज होता है, आप कुछ गेम खेलते हैं उसमें भी कंप्यूटर यूज होता है। मेरी बात समझ में आ गई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज्ड फॉर ईमेल सेंडिंग, मैसेज सेंडिंग, गेम खेलने के लिए यूज होता है, लेटर टाइप करने के लिए यूज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज बनाने के लिए यूज होता है, और सर और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूज होता है, और मेरे भाई कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यूज होता है। तो इतने सारे यूजेस हैं हमारे, है ना, ये जनरल यूज है। अभी तो हम इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, कंप्यूटर कहाँ कहाँ मेनली प्रोफेशनली बिजनेस के लिए कैसे यूज होता है करके। क्लियर है जी। तो डेफिनेशन क्या बनी, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहित करता है, मैनिपुलेट कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, आपको आउटपुट भी देता है। क्लियर है मेरे भाई जी सर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निर्देशों के अनुसार, जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जानकारी को, डेटा को संसाधित मतलब अपडेट करता है। इसमें डेटा को संग्रहित करने, पुनः उसको रिट्रीव करना, डेटा को हम संग्रहित करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमको चाहिए उसको पुनः हम रिट्राइव कर सकते हैं कंप्यूटर से। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना, समझ में आई, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। सामने बढ़ते हैं सर, बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूं, पहले ही क्वेश्चन आएगा इस पे। देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं यहाँ पे। एक मिनट, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि सर देखो पहले ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सर कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो बेटा कौन सा भाषा है वो? लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द लिया गया। बात समझ में आ गई? इसीलिए डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है सर, समझ में आया? डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना जी सर। आ जाइए हमारे कंसेप्ट में आ जाइए, चलिए कंसेप्ट में चलते हैं हम लोग जी। अब बेटा देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि सर हम कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन, जनरल फंक्शन कौन कौन से? इनपुट लेना। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर जो हम लोग है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, यानी सीपीयू के पास जाता है। कैबिनेट नहीं, कैबिनेट तो एक ढांचा है, उसके अंदर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। हम जो कीबोर्ड से जो इनपुट देते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करता है, यानी कि हमने जो दिया वो हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट दिया, 1 2 3 4 ABCD, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको बेटा मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 की भाषा में। क्लियर है, उसको 0 और 1 की भाषा में। तो इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसमें एक इंटरप्रेटर रहता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है, यानी कि 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। और फिर वो प्रोसेस करके हमको क्या देता है बेटा, फिर वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है सर। और आउटपुट हमको शो करता है कहाँ पे, आपको स्कैनर में भी आउटपुट शो कर सकता है, आपको प्रिंटर में भी आउटपुट शो कर सकता है, आपको मॉनिटर में भी आउटपुट शो कर सकता है। क्लियर है, जिसमें आप कमांड देंगे कि इसका प्रिंट निकाल दो तो वो स्कैनर के पास चल जाएगा और प्रिंटर के पास चल जाएगा। क्लियर है जी जी। और भविष्य के लिए वो डाटा को स्टोरेज करके रखने का काम भी कंप्यूटर करता है। तो ये मेनली उसके हमारे पास में क्या है बेटा, फंक्शन है। उसके मेनली हमारे पास क्या है, फंक्शन है सर। कि कार्य पद्धति, फंक्शन मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, कार्य पद्धति, कार्य पद्धति। अब थोड़ा सा जो मेरी हिंदी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है आप समझ जाना कि फंक्शन मतलब कार्य पद्धति, ठीक है। बट कार्य पद्धति है मतलब कार्य किस प्रकार करता है, वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट शो करता है, और भविष्य के लिए उस डेटा को स्टोर करके रखता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। क्लियर है, बात समझ में आई जी सर। अब सामने बढ़ते हैं, याद करना, अब समझना इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, समझो है ना, बता रहा हूं मैं इस पे क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा।
अब इस पे क्वेश्चन ये जनरेट होगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, मतलब ये जो हमको फंक्शन दिया है इसका सीक्वेंस क्या दिया है। क्या सीक्वेंस, इनपुट पहला नंबर, प्रोसेसिंग सेकंड नंबर, आउटपुट थर्ड नंबर और स्टोरेज ये फोर्थ नंबर। ये हमारा फंक्शनिंग है और ऐसा इसका सीक्वेंस रहता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इनपुट प्रोसेसिंग का इनपुट देगा, कच्चा डाटा लेंगे हम, जो भी ह्यूमन बीइंग डाटा टाइप करेगा कीबोर्ड में, वो डाटा वो डाटा प्रोसेस होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फिर प्रोसेस होके कुछ अपने को आउटपुट मिलेगा मॉनिटर में, और फिर वो भविष्य के लिए आपका स्टोरेज परमानेंटली स्टोर करके फाइल को रखेगा। स्टोरेज में मेमोरी कार्ड आ सकता है, वहाँ पे हार्ड डिस्क आ सकती है, वो उसमें ये परमानेंटली स्टोर रहेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या आई? ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसा है कंप्यूटर का, ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फिर स्टोरेज करके रखने की क्षमता है उस पर, ठीक है जी। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा मेरे भाई, बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इधर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ मिलकर, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन कैसा है, बोला देखो, निम्नलिखित में से, यहाँ देखो हिंदी में भी दिया बड़े से, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का, ये कार्य मतलब फंक्शन, 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो कार्य पद्धति है, जो फंक्शन मेजर 4 जो फंक्शन है उसका क्या सीक्वेंस कैसा है। क्या पहले हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग कर लेते हैं क्या, या डायरेक्ट हमको आउटपुट मिल जाता है क्या? नहीं सर, पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, जो इनपुट लेते हैं वो डाटा रहता है, वो कच्चा डाटा रहता है, उसको प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है और फिर उसका आउटपुट मिलता है, और फिर वो आउटपुट भविष्य के लिए स्टोरेज डिवाइस में सेव रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टोरेज। पहला इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट मिला, आउटपुट के बाद उसको भविष्य के लिए स्टोर करके रखा, ऐसा हमारे को सीक्वेंस मिलना चाहिए। तो क्या सीक्वेंस है बताओ, यहाँ में से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है, बताना जरा कौन सा क्रम सही है। क्या प्रोसेस पहले होती है कि नहीं सर, प्रोसेस पहले तो नहीं होती। फिर सर क्या डायरेक्ट हम इनपुट, हाँ ये हो सकता है इनपुट लेते हैं, पर क्या इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट मिल जाता है कि नहीं, प्रोसेस होता है सर, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर प्रोसेस पहले प्रोसेस होती है कि नहीं सर, पहले तो इनपुट लेते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता थर्ड वाला। इसका मतलब इसका जाहिर सा है कि आंसर कौन सा होगा, 4 होगा, कि पहले हम लोग इनपुट लेते ही हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट मिलता है और उस आउटपुट को हम भविष्य के लिए स्टोर करके मेमोरी में रखते हैं। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया? तो ये 100% इसका आंसर होगा। और इसी का आंसर ये क्यों होगा, ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताया। अब भी जो मैंने इसका कंसेप्ट सिखाया कि पहले हमेशा फंक्शन, मेजर फंक्शन में पहले इनपुट लेगा ही लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा, और फिर उस आउटपुट को भविष्य के लिए स्टोरेज डिवाइस में, मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आई बात? जी सर। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन भी हम देखते जा रहे हैं साथ साथ कि कैसे क्वेश्चन पूछता है करके, ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा, अब आपने ये देखा, अब इसको डिटेल में समझो कि इसमें ये तो आपने सीक्वेंस में एक क्वेश्चन बना लिया, पर ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल, फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इनपुट क्या रहता है? इनपुट एक जो ह्यूमन बीइंग इंसर्ट करता है कीबोर्ड के थ्रू इनपुट, या वॉइस मैसेज के थ्रू इनपुट दे सकता है, पेन टैब के थ्रू कुछ लिखकर इनपुट दे सकता है, कुछ गेम के थ्रू लेफ्ट जाना है राइट जाना है वो बता सकता है जॉयस्टिक के थ्रू। तो ये सारे इनपुट हमारे इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से? माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, पेन टैब है, क्लियर है, मतलब पेन है लिखने का, स्टाइलिश है, ये सब इनपुट डिवाइस है हमारे। क्लियर है? वॉइस मैसेज है, ये भी इनपुट वॉइस, ये भी इनपुट डिवाइस में कहलाएगा, ठीक है, जो वॉइस मैसेज दे सकता है वो। माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस में आएगा। क्लियर है सर? जी। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे चारों चीजों की डिटेल में, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखो इधर, इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को जो देता है, क्या है? बोलता है इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज, अब ये डाटा क्या, डाटा का मतलब होता है बेटा रॉ डाटा, मतलब ये अभी एक कच्चा डाटा दे रहा है कंप्यूटर को, और पकेगा कब, जब प्रोसेस होगी तब वो डाटा इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। इंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, मतलब जो एक रॉ डाटा है जो हम ह्यूमन बीइंग कीबोर्ड के मदद से, कुछ वॉइस मैसेज के मदद से, कुछ माउस की मदद से, या कुछ हम पेन के स्टाइलिश की मदद से लिखकर हम इनपुट देते हैं, उस डाटा को क्या बोलते हैं, उस डाटा को बोलता है इनपुट। ठीक है, इनटू, और किसको देते हैं हम, कंप्यूटर को देते हैं, इज कॉल्ड इनपुट। इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश भेजते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हमको आउटपुट परफॉर्म करके दिखाओ, है ना। हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, हम क्या भेजते हैं बेटा, हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम किसको इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो मदरबोर्ड में एक मेन हमारा हार्ट लगा रहता है, कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं उसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके पास हम इनपुट को भेजते हैं, तो हम डेटा भेजते हैं इनपुट के तौर पर। क्लियर है जी सर। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। और हिंदी में भी देखना चाहते हो, देखो इनपुट की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर में डाला गई या डाली गई जानकारी, कंप्यूटर में डाली गई जानकारी या डेटा, कंप्यूटर में डाली गई जानकारी या डेटा, इसे क्या कहते हैं हम, इनपुट कहलाता है। इसको क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है बेटा, इनपुट कहलाता है। ठीक है, यह डेटा और निर्देश मतलब क्या होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन, निर्देश मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेजा जाता है। जो सीपीयू जो प्रोसेस करने का काम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेजा जाता है, सीपीयू के पास भेजा जाता है। तो उस डेटा को जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट के पास भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन को देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई, बात समझ में आई आपको? जी सर। इनपुट किसको कहेंगे, जो रॉ डाटा हम कीबोर्ड की मदद से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को हम रॉ डाटा देते हैं, उसी को हम इनपुट कहते हैं। क्लियर है, इनपुट देना कहते हैं। और आउटपुट क्या, जो हमको मॉनिटर में शो होता है, जो हमको प्रिंटर में आउटपुट मिल जाता है, जो हमको स्कैनर में आउटपुट मिल जाता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। मतलब जो इनपुट दिया गया है, अब वो इनपुट का एक आउटपुट रूपांतरित होता है कि जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में हम देखेंगे। ठीक है सर, और बताइए सर। और देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है बेटा, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो कच्चा डाटा आपने कीबोर्ड से लिया, कि 2 और 2 को जोड़ के बताओ कि रिजल्ट क्या होगा, तो ये भी कच्चा जो है ये डाटा है। हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग के पास जाएगा और वो प्रोसेसिंग करेगा। वो क्या करेगा, प्रोसेस। जैसे इसको एग्जांपल की तरह समझो, जैसे लाइव एग्जांपल देते हैं, हम आटा चक्की सबने देखा होगा, हम लाते हैं आटा चक्की में गेहूं पीसने, कुछ दाल वाल पीसने लाते हैं, तो जो गेहूं है हमारा ये इनपुट है, फिर हमने आटा चक्की में डाला, ऊपर से जो ऐसा रहता है कुछ, है ना, बढ़िया से ऐसा ऊपर से रहता है एक, उसमें हम लोग डालते हैं, इनपुट डालते हैं, और बढ़िया से उसका पेट रहता है, वहाँ पे बहुत सारे दांते रहते हैं, वहाँ पे खड़ंग 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 करके वो गेहूं पिस जाता है, और पिसने के बाद आउटपुट एक नीचे से ऐसा सफेद से हमको आटा, एक सफेद पूरा क्या, वो एक पाइप रहता है और वहां से हमको सफेद बढ़िया से आटा मिलता है। ठीक है, तभी तो हमारे घर में रोटी बनती है अच्छे से। तो ये बेस्ट एग्जांपल है भाई, इनपुट दिया हमने, उसने कुछ प्रोसेस किया, उसने पीसा ना, उसका पेट रहता है ना एक चक्की का, वो पीसता है और उसके बाद में हमको उस पाइप से बढ़िया से सफेद आटा मिल जाता है, तभी तो हम खा सकते हैं उसको, नहीं तो गेहूं खाओगे क्या आप? ठीक है, हाँ जी, हमको आटा चाहिए सर, पिसा हुआ। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करना मतलब क्या करना, कि जो इनपुट रहता है, जो रॉ डाटा रहता है, जो कच्चा मटेरियल रहता है, उसमें प्रोसेस करके हम उसको पक्का मटेरियल बनाते हैं। इसका मतलब पक्का मटेरियल, कच्चा मटेरियल मतलब डाटा, और जब वो पक्का बन जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं एक इन्फॉर्मेशन, मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन। डाटा एक कच्चा मटेरियल है, इनपुट है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है वो हमको आउटपुट के रूप में मिलती है। क्लियर है मेरे भाई? जी सर। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा के ऊपर हम कुछ एक्शन लेते हैं, और टू कन्वर्ट इनटू अ इंफॉर्मेशन, डाटा के ऊपर कुछ हम एक्शन लेते हैं और वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन पे तब्दील हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? जी सर। और विच मीन्स, उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर, वो यूजर के लिए मीनिंगफुल होता है। डाटा जो हमने रॉ डाटा लिया ना, वो तो एक कच्चा मटेरियल है,
तो जब तक उसका इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं बनेगा तब तक वो प्रोसेस, तो वो कब बन सकता है, जब प्रोसेसिंग उस पर करेंगे तभी बन सकता है इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। ठीक है, तो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है इट कैन बी कैलकुलेशन हो सकता है मीनिंगफुल की 2 और 2 4 हो गए भैया करके, या कुछ कंपैरिजन हो सकता है, या डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर मतलब प्रोसेसिंग करके उस पर डिसीजन लेकर वो इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको देता है। क्लियर है, समझ में आया? तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, प्रोसेसिंग करके। तो प्रोसेसिंग क्या है, एक रॉ डाटा से प्रोसेसिंग करके आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं, वो काम किसका है, प्रोसेसिंग का काम है। ठीक है, रॉ डाटा को एक अच्छे इंफॉर्मेशन में तब्दील करना वो प्रोसेसिंग का काम है। मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, ठीक है जी, हाँ सर। तो इसका हो गया प्रोसेसिंग। हिंदी में भी देखो बढ़िया, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग बोल रहा है सर, प्रोसेसिंग या डेटा पर की गई क्रिया। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, क्रिया। ये कच्चे डेटा पर जो आप ह्यूमन बीइंग टाइप करते हो, इनपुट मतलब कीबोर्ड से इनपुट देते हो, उस कच्चे डेटा पे जो क्रिया करते हैं, जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया की वो क्रिया एक सीक्वेंस वाइज की जाती है, श्रृंखला होती है, जिससे डेटा का उपयोगकर्ता के लिए सार्थक जानकारी में बदला जाता है। मतलब जो डेटा है उसको एक सार्थक जानकारी में, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं मेरे भाई। डेटा को एक मीनिंगफुल सार्थक जानकारी में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रोसीजर कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आई? पक्का उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझा होगा सर। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें गणना भी हो सकती है, यानी क्या, कंप्यूटर तो गणना ही करता है बेटा, मतलब उसका काउंटिंग ही करता है। तुलना हो सकती है, निर्णय शामिल हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, निर्णय हो सकता है, कुछ गणना हो सकता है जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हुई, प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ये हुई कि जो डाटा है उस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने की क्रिया को प्रोसेस कहा जाता है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बदलने की क्रिया को प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आई बात? अरे हाँ है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है दिखाना, बता। नेक्स्ट है आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, जो इंफॉर्मेशन है प्रोसेस किया हमने, डाटा को, कच्चे डाटा को प्रोसेस करके हमने इंफॉर्मेशन लिया, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लिया, वो हमको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर में शो होता है, मतलब मॉनिटर में शो होता है। या फिर अगर हमने कुछ डायरेक्टली प्रिंट कमांड दी है तो प्रिंटर में दिखेगा कि ये प्रिंट आई है करके आउटपुट मिल जाएगा। कुछ हमने स्कैनर में दिया है तो उसमें मिल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी सर। अभी आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा, मतलब डाटा को प्रोसेस किया कुछ, हाँ सर, अवेलेबल टू द यूजर, और यूजर को अवेलेबल कराया। जो डाटा को प्रोसेस किया उसके बाद में जो तुमको फाइनल रिजल्ट मिलना है वो किसको मिलेगा, यूजर को मिलेगा। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट, मतलब मॉनिटर में आउटपुट मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए था वो हमको मॉनिटर में मिला। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या? हाँ सर। द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, और ये कैसे मिला, जो इंस्ट्रक्शन आपने इनपुट में दिए थे उसके आधार पे प्रोसेस होके एक इंफॉर्मेशन बनी, एक अच्छी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनी, और वो आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर में तब्दील फाइनल रिजल्ट में आपको मिला। क्लियर है? उसको तब्दील कर दिया गया फाइनल रिजल्ट पे जो आपको मॉनिटर पे शो होगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया आउटपुट क्या होता है? मतलब जो यूजर के द्वारा इनपुट दिया गया था उसमें प्रोसेस करने के बाद में एक फाइनल इंफॉर्मेशन मिली, उस फाइनल इंफॉर्मेशन को आपने मॉनिटर पे शो किया, उसको बोलते हैं आउटपुट मिलना। क्लियर है? डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं आउटपुट मिलना। समझ में आया सर? जी सर। तो इंग्लिश में डेफिनेशन कैसा है, इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर, इट मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट इन द यूजर को डिजायर रिजल्ट मिलना पर इनपुट, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था इनपुट में उसके बदौलत आपको मॉनिटर में एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलना, उसको बोलेंगे हम आउटपुट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? पक्का 100%? जी सर, बढ़िया। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो इसको हिंदी में भी देख लेते कि आउटपुट हिंदी में क्या बोला जाता है। आउटपुट को देखो, आउटपुट क्या बोल रहा है सर, यह प्रोसेस किया गया है, देखो इधर क्या बोलता है, यह प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोग करता, मतलब जो जिस डेटा को प्रोसेस किया गया है
उस डेटा को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। आउटपुट फंक्शन क्या करता है कि जो डेटा आपने ह्यूमन बीइंग के द्वारा इनपुट लिया था, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आपको फाइनल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है, उस सटीक इंफॉर्मेशन को यूजर को शो करके दिखाना, उसी फंक्शन को बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। उसी फंक्शन को बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। क्लियर है सर? जी सर। उपयोगकर्ता को दिखाना और कोई इनपुट निर्देशों के अनुसार वांछित परिणाम प्रदर्शित करना। जो इनपुट आपने दिया गया था, यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, उससे वांछित परिणाम यानी कि जो उसका सफलतापूर्वक जो रिजल्ट यूजर को दिखाता है, उस फंक्शन को कहते हैं आउटपुट फंक्शन। क्लियर है सर? उस फंक्शन को क्या कहते हैं? आउटपुट फंक्शन कहते हैं। और ये मेजर फंक्शन है कंप्यूटर का। जी सर, समझ में आई बात? बिल्कुल। नेक्स्ट है मेरे भाई स्टोरेज। देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डाटा भी मतलब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? ताकि इसके ऊपर जैसे ही क्वेश्चन बने इसके डेफिनेशन के ऊपर, तो आप पकड़ पाओ कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है मेरे भाई? लास्ट है हमारा क्या? स्टोरेज करना। स्टोरेज क्या करेंगे? अब आउटपुट आपको स्क्रीन में दिख गया, अब आउटपुट आपको मॉनिटर में दिख गया, पर उस फाइल को अगर परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हमको एक स्टोरेज डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। अब वो मेमोरी रह सकती है, वो मैग्नेटिक टेप रह सकता है, वो मैग्नेटिक डिस्क रह सकती है, वो स्टोरेज डिवाइस रह सकता है, वो पेन ड्राइव रह सकता है। उसको भविष्य में हमको स्टोर करके परमानेंट स्टोर करके हम रख सकते हैं। क्लियर है सर? तो जब हमको इन्फॉर्मेशन वो चाहिए होगी तब हम कंप्यूटर से वहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे, उस फाइल में जाएंगे, तब हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर वो फाइल सेव रहनी तो चाहिए, तो वो फाइल कहाँ सेव होती है? वो फाइल स्टोरेज में परमानेंटली सेव होती है। तो वो किसी फाइल को या किसी डाटा को परमानेंटली संग्रहित करके रखने की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो स्टोरेज डिवाइस के पास होती है, और इस फंक्शन को स्टोरेज फंक्शन हम बोलते हैं। क्लियर है सर? जी। आप देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है। स्टोरेज का मतलब होता है इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम। देखो, इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, मतलब जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखे, या जो हमने डाटा का जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बना, उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को, उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करने की क्षमता को, जिसके पास जो वो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं स्टोरेज। और उसी स्टोरेज को मतलब उसी डाटा को संग्रहित करने की क्षमता को बोला जाता है स्टोरेज फंक्शन। क्लियर है सर? तो भैया ये क्या बोलता है? स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, डाटा को स्टोर करना, प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखने को क्षमता को हम स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है? इट यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द, इसको क्या कहता है? ये स्टोर करके रखने करता है। कब स्टोर करता है? जब हम ड्यूरिंग, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब, जब हमको डाटा मिला मतलब आउटपुट मिल जाता है तब। टाइम ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। जी सर। क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन करते रहते हैं, जब प्रोसेसिंग करते रहते हैं, प्रोसेसिंग के बाद में हमको आउटपुट मिलता है, वो एग्जीक्यूशन पूरा होता है, और जब हमको आउटपुट मिल जाता है तो उसको फाइनली वो स्टोर करके रखता है। ठीक है? एग्जीक्यूशन के समय में वो स्टोर करके रखता है मेरे भाई। समझ में आया? ये सब मिली फ्रैक्शन सेकंड में हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड पे होता है सारे पर ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है सर? तो क्या है मेनली कंप्यूटर के हमने क्या पढ़ा? मेनली 4 फंक्शंस है। कौन कौन से फंक्शन है बेटा? पहला है इनपुट लेना। इनपुट किससे लेते हैं? यूजर से इनपुट लेते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। यूजर किस पे टाइप करता है? कीबोर्ड में हो गया, कुछ पेन स्टाइलस से लिख देगा, कुछ माइक्रोफोन पे इनपुट दे देगा। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? हाँ। तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। उसके बाद हम उस डाटा को, डाटा मतलब एक कच्चा मटेरियल रहता है जो हम यूजर से लेते हैं, एकदम डाटा मतलब रॉ फैक्ट, बिल्कुल कच्चा मटेरियल, रॉ फैक्ट लेते हैं हम लोग। और प्रोसेसिंग क्या होती है? तो जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल दे उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो कच्चे डाटा को एक अच्छे जो कच्चे डाटा को, जो कच्चा डाटा जो रॉ मटेरियल है उसको इंफॉर्मेशन में बदल दे। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो सटीक जानकारी हमको चाहिए थी उसमें बदल दे, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। कच्चे डाटा को बदलने का काम, इंफॉर्मेशन में बदलने का काम प्रोसेसिंग फंक्शन करता है मेरे भाई। ठीक है?
तो इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट हमको मिलेगा और जो डिजायर रिजल्ट चाहिए था हमको वो मॉनिटर में हमको मिल जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट। और उस आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करने का काम कौन करता है मेरे भाई? तो स्टोरेज डिवाइस करता है। स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, मेमोरी होती है, मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क है, वो उसी को हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। क्लियर है? मेमोरी फ्लैश ड्राइव होते हैं, मतलब मेमोरी कार्ड होते हैं तुम्हारे, और पेन ड्राइव होते हैं तुम्हारे, सीडी होती है तुम्हारी, डीवीडी होती है तुम्हारी, उसमें तुम स्टोर करके रख सकते हो परमानेंटली। क्लियर है सर? बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है। तो ये 4 मेजर जो फंक्शन थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। क्लियर है? क्या क्या एक बार आप रिवाइज करो। इनपुट लेना, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग करना उसको डेटा को, और फिर एक इंफॉर्मेशन में तब्दील करना, यानी वो उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाएगा। और वो आउटपुट किसको शो होगा? यूजर को शो होगा, काय पे? मॉनिटर पे। और फिर उस आउटपुट को हम भविष्य के लिए स्टोर किस पे करेंगे? स्टोरेज नाम के फंक्शन पे करेंगे, स्टोरेज नाम के फंक्शन पे, मतलब स्टोरेज नाम के डिवाइस में करेंगे। ठीक है जी सर, समझे? स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? जो हमको आउटपुट मिला है उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। हिंदी में भी देख लो आप लोग। स्टोरेज का क्या होगा? स्टोरेज यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। बस सिंपल है सर। क्या है? यह डेटा को प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। संग्रहित रखने का काम कौन करता है? स्टोरेज डिवाइस करता है। यह प्रोग्राम के अब ये ज्यादा हिंदी हो गई, निष्पादन के समय यानी प्रोसेसिंग के समय, एग्जीक्यूशन के समय जानकारी को संग्रहित करने के लिए उपयोग होता है। जानकारी को संग्रहित करने के लिए स्टोरेज डिवाइस उपयोग होता है। और इससे किसी भी प्रकार की जानकारी को एक मिनट, किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना संभव होता है। मतलब बाद में अगर फ्यूचर में हमको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? 100%? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। उसके बाद चलो ये कंप्यूटर का आपको कि कंप्यूटर के जो मतलब कार्य पद्धति होती है, जो फंक्शन है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चारों समझ में आया तो बस इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। आउटपुट क्या होता है? प्रोसेसिंग क्या होती है? जो कच्चे मटेरियल को, जो रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दे उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। इनपुट क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग से हम इनपुट लेते हैं, रॉ डाटा लेते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, जो इनपुट किसको दिया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस कर पाए। आउटपुट किसको कहते हैं? आउटपुट जब हमने डाटा ले लिया, उसमें प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिली वो एक डिजायर्ड रिजल्ट जो मिला हमको, वो यूजर को दिखाया जाता है मॉनिटर पे, उसको बोला जाता है आउटपुट। या प्रिंटर के पास में प्रिंटिंग करने को भेज दिया जाता है, उसको बोला जाता है आउटपुट। क्लियर है सर? हाँ सर। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज अब भी तो बताया, 3-4 बार बता दिया बेटा मैंने। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब है फीचर ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन देखा हमने कि सर कार्य पद्धति देखी कि जो मेजर कार्य पद्धति, जो मेजर फंक्शन थे वो 4 थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट लेना और स्टोरेज करके परमानेंटली रखना। अब इसके क्या सर, इसके फीचर्स क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है? बेटा कंप्यूटर जो है इसकी विशेषताएं क्या है? तो फीचर ऑफ कंप्यूटर यानी सर विशेषताएं क्या है इसकी? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आप सर इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है बताना तो जरा सर। तो हम बताते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर आर एस फॉलोस, नीचे दिए गए। देखो भाई, ये कितनी भी स्पीड से आपको डेटा दे सकता है, मतलब बहुत फास्ट, ये माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल आउटपुट शो कर सकता है। क्लियर है? बिल्कुल रिजल्ट शो कर सकता है। इसलिए स्पीडली डेटा हमको, स्पीडली ये हमको आउटपुट देता है। फिर क्या है, ये वर्सटाइल है, मतलब एक ही समय में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और क्या है, स्टोरेज परमानेंटली करके रख सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और ये ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली चल सकता है, एक्यूरेसी से हमको डाटा देता है। क्लियर है? अरे हाँ ना। और बताइए सर और क्या है? तो बेटा डिलीजेंस है। डिलीजेंस मतलब ये थकता नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारी 2-3 घंटे में जो एनर्जी रहती है, अगर हम 12 घंटे पढ़ाए तो 12वें घंटे में वो एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी डाउन होते रहेगी, क्योंकि हम थकते हैं ना। पर कंप्यूटर थकेगा क्या? नहीं। जो एनर्जी पहले उसके फर्स्ट आवर में जो इंफॉर्मेशन देने की स्पीड है, वो 12 आवर में भी, 12वें घंटे में भी उसकी वही स्पीड रहेगी। तो वो डिलीजेंस से वो थकता नहीं है ना। तो एक एक चीज देखते हैं कि सर स्पीड यानी कि क्या बोल रहा है बेटा, ये समझना कि जो स्पीड है वो स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी हमको।
स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट, और बिना त्रुटि के वो बहुत स्पीडली हमको आउटपुट दे सकता है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। पर सेकेंड में बहुत सारे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन का डाटा हमको स्पीडली दे सकता है। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? मतलब उसका एक फीचर क्या हुआ कि स्पीडली हमको आउटपुट देता है। ठीक है सर, बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी से डाटा हमको प्रोवाइड करता है, कोई त्रुटि नहीं रहती। त्रुटि कब आ सकती है? कंप्यूटर के आउटपुट में त्रुटि कब आ सकती है? जब जो इनपुट हमने ह्यूमन बीइंग ने दिया था वो इनपुट ही अगर गलत दिया तभी उस पर एक्यूरेसी पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं तो अगर आपका इनपुट सही है आउटपुट 110% सही रहेगा बेटा। क्लियर है? बिल्कुल, यानी एक्यूरेसी से हमको डाटा प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। और ये आउटपुट मतलब ये एक्यूरेसी वाला जो आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करता है? जो इंस्ट्रक्शन मतलब हमारे यूजर ने दिया था, जो इनपुट उसने डाला था, अगर वो इनपुट एकदम सही है तो हमारा आउटपुट एकदम 100% बिल्कुल सही होगा। मेरे भाई समझ में आ रही, समझ में आ रही बात? ठीक है सर। उसके बाद चलो सामने स्टोरेज। भैया ये इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे डाटा को ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे आपको भविष्य में कभी भी उस आउटपुट को आपके सामने, उस फाइल को आपके सामने शो कर सकता है। क्लियर है जी? बिल्कुल। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। बेटा जो जितनी आपकी हार्ड डिस्क होगी उतना डाटा, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी हार्ड डिस्क की, उतना डाटा वो स्टोर करके रख सकता है। मेरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है सर, ओके। और क्या है फीचर्स, क्या देता है बेटा? 3 फीचर्स तो समझ गए कि स्पीड दे रहा है, एक्यूरेसी दे रहा है, स्टोरेज करके रख रहा है। वर्साटाइल ये क्या है? मतलब वर्साटाइल आदमी किसको बोलते हैं? जो एक ही समय बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे, वर्साटाइल मतलब अपने घर में ही एग्जाम, मम्मी देखो बेटा एक ही समय में हम इधर रोटी भी बनती है, इधर दाल भी चुड़ी रहती है, इधर चावल भी बनते रहता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ और नाश्ता पानी देना रहा तो उतने समय मम्मी नाश्ता पानी भी देती है। मतलब बिल्कुल एक ही समय में बहुत सारा काम कर देती है मम्मी हमारी। ठीक है, एक समय में बहुत सारा हमारा काम, मतलब हमको खाना भी मिल जाता है, खाना भी बनते रहता है ना? समझ रहे हो? अरे हाँ ना? ठीक है सर। तो वर्साटाइल का मतलब होता है एक समय में, जो एक ही समय में बहुत सारे कार्य कर दे। तो कंप्यूटर बेटा एक ही समय में आपको गाने भी सुनाई दे देगा, मल्टीमीडिया का काम भी कर देगा, आपकी फाइल भी इधर चलते रहेगी, गाना भी सुनाई देते रहेगा। ठीक है सर। और अगर आपने कुछ बैकग्राउंड में उसके कुछ कॉपी पेस्ट भी लगा दिया तो कॉपी पेस्ट भी करते रहेगा। इसका मतलब एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है, इसलिए उसका फीचर क्या है? वर्साटाइल फीचर है कि एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है। क्लियर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक समय में एक ही काम करेगा। हाँ, पुराने जब जमाने में, आज से 75 साल पहले जब कंप्यूटर इजाद हो रहा था, जब हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी उसकी, जब बन रहा था वो कंप्यूटर, तब ऐसे ही काम था, एक समय में एक ही काम करता था, जो पंच कार्ड के थ्रू होता था। ठीक है, अभी हम सब सामने देखेंगे उसका। हाँ जी सर। तो वर्साटिलिटी का मतलब समझे? वर्साटाइल व्यक्ति का मतलब क्या है कि एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है ना? समझाए? मम्मी अपनी बहुत खाना भी बनते रहता है, दाल चावल सब चढ़ते रहता है, इधर कुकर की सीटी भी आती रहती है फटाफट एकदम, और फटाफट भात चावल रोटी भी बनती रहती है एक ही साथ। ठीक है सर, तो वर्साटाइल है हमारी मम्मी। हाँ, कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही समय पे बहुत सारे काम करता है। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम, मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? 100% सर। आप समझो और हमको समझ में ना ऐसा हो सकता है सर। ठीक है बेटा। उसके बाद चलो सामने, उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या? एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। जैसे मान लो बेटा आपने रेलवे स्टेशन में वो स्वचालित मशीन देखी होगी, वो नहीं रहते जो हम चढ़ते हैं, ऑटोमेटिक मशीन रहती है सीढ़ी वाली, उसमें एक बार उसने सुबह चालू कर दिया 6 बजे तो वो रात तक बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली चलते रहे। क्या ऊपर जाने के बाद उसको कोई ढकेलता है कि नीचे जा करके, या नीचे जाने के बाद ऊपर जा करके कोई ढकेलता है कि नहीं? वो ऑटोमेटिकली स्वचालित रहती है, इसलिए उसको स्वचालित सीढ़ी बोला जाता है। ऑटोमेटिक सीढ़ी रहती है ना वो। हाँ, तो ऑटोमेशन का मतलब है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये आपको काम करना है ऑटोमेटिकली, तो बार बार ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करके काम करते रहेगा। समझ रहे? आ रहा है? अरे हाँ ना? अरे हाँ ना? समझ में आ रहा है ना? जी सर। ऑटोमेशन मतलब वो ऑटोमेटिकली काम करते रहता है। समझ गए सर? जी। Once the instruction to do any work is given to the computer, एक बार आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई प्रोग्राम बता दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया,
तो कोई निर्देश दे दिया तो द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, तो कंप्यूटर अपना काम खुद ब खुद कर लेता है। जैसे कि सर एक था एग्जांपल दो, मान लो बेटा मैंने अगर कंप्यूटर में कुछ प्रिंट दी, कंप्यूटर कंट्रोल पी दे दिया और मैंने कहा कि आपको 100 पेज प्रिंट करना है, तो अब 100 पेज प्रिंट करने के लिए मैं क्या कंट्रोल 100 बार कंट्रोल पी 100 बार दबाऊंगा क्या बेटा? मैं कंट्रोल पी 100 बार दबाऊंगा नहीं, मैंने क्या कर दिया, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर दिया, जितने पेजेस मुझे प्रिंट देना था 100 पेजेस को मुझे प्रिंट देना है, मैंने 100 पेज में 1 to लेके 100 पेज 1 to लेके 100 तक मैंने कंट्रोल पी करके एक बार इंटर दबा दिया, तो वो जब तक 100 पेज पूरे प्रिंट नहीं हो जाएंगे तब तक वो कमांड चलती रहेगी, वो इंस्ट्रक्शन का लूप घूमते रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा 100 बार वो घूमते रहेगा। आपको 100 बार कंट्रोल पी दबाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑटोमेटिकली वो 100 बार आपने दे दिया ना, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया 1 से लेके 100 तक मुझे प्रिंट करके दो प्रिंटर जी, तो वो 1 से लेके 100 तक पूरे प्रिंट करके देगा। 100वां पेज जब खत्म होगा तब वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। क्लियर है? हाँ, तब तक ऑटोमेटिकली चलते रहेगा, उसको 100 बार आपको कंट्रोल पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ऑटोमेशन समझ में आएगा। उसके बाद डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है बेटा कि हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो डिलीजेंस नहीं होता, मतलब एक समय के बाद हम थक जाते हैं। जैसे 2 घंटे हमने काम किया, 2 घंटे में जो इफिशियंसी हमारी वो बहुत अच्छी रहेगी, पर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करते करते हम थक जाते हैं, हमारी इफिशियंसी डाउन होते रहती है, हमारी इफिशियंसी फिर डाउन होते रहती है, हमारा आवाज़ डाउन हो जाएगा, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ठीक है, पर ये कंप्यूटर जो है वो डिलीजेंस है, मतलब उसको वो मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह थकता नहीं है, वो उसी एनर्जी से 12 घंटे काम बढ़िया करेगा, 13वें घंटे में भी उसी एनर्जी से 14 घंटे में भी उसी एनर्जी से काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? 100% सर। डिलीजेंस अनलाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, ए कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, मतलब वो थकावट से दूर है, वो थकता नहीं है, टायर्डनेस नहीं है उस पर, थकावटनेस नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ह्यूमन बीइंग एक समय के बाद उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ा रहा है 15 घंटे पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है। पर कंप्यूटर का होगा क्या? नहीं सर, वो 14वें घंटे में भी उतनी एफिशिएंसी में आपको आउटपुट देगा। ठीक है सर, etc and can work for hours without creating any errors, और वो घंटों घंटे काम कर सकता है बिना किसी एरर के। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सर। नेक्स्ट फीचर क्या है सर? 6 फीचर समझ में आ गए। 6 फीचर कौन कौन से बेटा? स्पीड है, एक्यूरेसी है, उसके बाद क्या है हमारे पास? स्टोरेज करने की क्षमता है, उसके बाद वर्साटाइल है, स्पीड बहुत अच्छे से देता है, एक्यूरेसी में हमको हमेशा एक्यूरेसी देता है, कोई हमको त्रुटि नहीं देता, स्टोरेज हमको परमानेंटली जितना भी आपका स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होगी उतना फाइल हम स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद वर्साटाइल का फीचर है, मतलब एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है। उसके बाद ऑटोमेशन है, एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए तो उतने पेज प्रिंट करना है, मतलब करना है। उसके बाद डिलीजेंस है, वो थकता नहीं है, उसी एनर्जी से वो आउटपुट आपको शो करते रहेगा बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी थके हुए। ठीक है, डिलीजेंस फीचर्स है ना, समझ में आया? स्पीड, एक्यूरेसी, उसके बाद स्टोर के बाद में क्या है, और उसके बाद में दिया उसने डिलीजेंस बोलता हूँ, उसके बाद में दिया हमको वर्साटाइल की एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है, उसके बाद ऑटोमेशन, और उसके बाद में क्या दिया हमको? डिलीजेंस दिया। क्लियर है सर? डिलीजेंस मतलब थकता नहीं है, मोनोटोनी नहीं है, काम करते रहता है उसी स्पीड से, थकता नहीं है वो। हाँ, और सर और 3 फीचर क्या है? तो बेटा 3 फीचर है, देखो। सिक्रेसी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्रेसी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप देखो कंप्यूटर में तो इतने सारे फेसबुक भी खुला है, व्हाट्सएप भी खुला है, टेलीग्राम भी खुला है, फिर भी सारे की फीचर की हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और कोई अगर एक कंप्यूटर में खुला है और आपने अगर इसको यहाँ शट डाउन प्रॉपरली किया, वो दूसरे कंप्यूटर में जैसे ही खुलने जाएंगे तो वो वाला आपको पासवर्ड मांगेगा, भले ही आपका ही व्हाट्सएप हो, आपका ही फेसबुक हो, पर वहाँ पासवर्ड दो। ठीक है, वहाँ ऑटोमेटिकली खुल नहीं जाएगा, वहाँ पासवर्ड लेगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्रेसी प्रोवाइड करता है। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस, मतलब इंफॉर्मेशन को रिड्यूस, लीकेज से बचाता है वो, बाय क्रिएटिंग अ लॉगिन सिस्टम विद अ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है सर, जी सर, समझ गए कि सिक्रेसी क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कंप्यूटर करता है, ये फीचर है उसका, बहुत जबरदस्त फीचर है। इंसान करता है कि इंसान, आज आपने कोई फाइल लिख दी कि भाई इसका इतना चौरस मीटर इसका खेत था करके, उसको अगर दूसरा व्यक्ति चाहे तो बदल सकता है ना, फाइल में मैनिपुलेट कर सकता है उसको। ठीक है, कंप्यूटर में पासवर्ड लगेगा। हाँ जी सर,
रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बहुत सारी है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड इतनी अच्छी है इसकी, स्पीड से हमको एग्जैक्टली कितनी जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से डाटा भी हमको प्रोवाइड कर रहा है और एक्यूरेसी से प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसका भरोसा हमको बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? भरोसा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है सर भरोसा है, हमको भरोसा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? भरोसा है सर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल, कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा रिलायबल है कंप्यूटर, भरोसेदार है। कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, और हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, कोई त्रुटि नहीं था। त्रुटि कब आएगी? जब इनपुट ही आपने त्रुटि दिया होगा। आपने इनपुट जब देते समय आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अगर सटीक है तो 110% आउटपुट एकदम सटीक रहेगा, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ऑकर्स ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग, देखो बोला ना, इनपुट अगर रॉन्ग रहेगा तो आउटपुट तो रॉन्ग मिलेगा ही फिर। दैट इज द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक देयर ओन अकॉर्ड, मतलब इसका कहना है कि कंप्यूटर कभी अपने आप से कोई गलती नहीं करता। जब तक इनपुट में कोई गलती नहीं होगी तब तक आउटपुट में कोई गलती नहीं हो सकती। इनपुट सही है, आउटपुट 110% सही मिलेगा, ठीक है सर, बिल्कुल। प्लग एंड प्ले मतलब क्या है? प्लग एंड प्ले का मतलब है बस लगाओ और यूज करो। मतलब जैसे कंप्यूटर है हमारा, मान लो एक पेन ड्राइव, आज आपने यहाँ से मैंने कोई डाटा आपको पेन ड्राइव में भेजा, मेरे कंप्यूटर से बना के भेजा, और मैंने बोला बेटा इसमें इस पेन ड्राइव में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इसको बाय पोस्ट या कुछ से भेज रहा हूँ, आपको आपके घर में आएगा, आप अपने कंप्यूटर में लगाना और बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। तो बस मेरे कंप्यूटर से मैंने इन्फॉर्मेशन दी, पेन ड्राइव में सेव की, और उस पेन ड्राइव की इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाई, आपने पेन ड्राइव लगाया और बस प्ले हो गया, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। इसका मतलब प्लग एंड प्ले की फीचर है। यानी कि मान लो एक कंप्यूटर से जो चीज़ फाइल अगर दूसरे कंप्यूटर में भी आप डालते हैं तो वहाँ पे बस फाइल डाला और वो चलने लगी, क्लियर है। हाँ, इसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। अगर कुछ फाइल ऐसा है कि जिसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत है तो बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और वहाँ पे प्ले हो जाएगी। समझ में आया बात? हाँ सर। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी कि इसमें ये बताया है कि अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, जैसे कि मेरा जो यहाँ पे पेन ड्राइव था वो आपके लिए एक नया हार्डवेयर रहेगा आपके कंप्यूटर के लिए, मेरा जो पेन ड्राइव वो आपके कंप्यूटर में भी चलेगा। जो मेरे इस पेन ड्राइव में जो मैंने डेटा सेव किया था वही डेटा अगर मैं आपके पेन ड्राइव मतलब आपके कंप्यूटर में चाहिए तो मेरा पेन ड्राइव अगर आपके कंप्यूटर में लगाया जाएगा, मेरे कंप्यूटर का पेन ड्राइव, तो वो आपके कंप्यूटर में भी वही डाटा शो करेगा। इसका मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर और फट से ले लेता है और डाटा शो कर देता है। समझ में आई बात? जी सर, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। समझ में आ रहा है? लगाओ और उस डेटा को पालो, ठीक है। बस लगाना है आपको अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ रहे हो सर? हाँ जी, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। और क्या आप समझते हो कि अभी का जो कंप्यूटर है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है? इसका और बताना चाहूंगा प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को भी प्लग एंड प्ले कहा जा सकता है, बट देखो उसका और इसका टर्म थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ सॉफ्टवेयर भी लग सकते हैं। अगर कुछ जो फाइल है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ही चलती है तो फिर वो प्लग एंड प्ले थोड़ा काम नहीं करेगा। बट क्या होता है कि ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब यहाँ पे जो हार्डवेयर है वही अगर आपके कंप्यूटर में लगाए तो वो बस लगाते से ही काम करने लगेगा। इसका मतलब है प्लग एंड प्ले, लगाओ और प्ले करो, लगाओ और खेलो, ठीक है, यूज करो। जी सर, तो ये हो गया बेटा फीचर। कितने फीचर पढ़े हमने? 9 फीचर पढ़े। पहला फीचर कौन सा था? स्पीड था सर। पहला फीचर कौन सा था बेटा? तो स्पीड था। दूसरा फीचर कौन सा था सर? तो एक्यूरेसी था। स्पीड से हम कितनी भी मतलब बहुत स्पीड से हमको डेटा आउटपुट मिलता है। एक्यूरेसी उसकी 100% रहती है। उसके बाद में उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत सारी होती है कंप्यूटर की। उसके बाद वर्साटाइल मतलब एक ही समय में बहुत सारा काम कर सकता है। ऑटोमेशन मतलब एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए तो हमको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, जब तक वो काम पूरा ना कर ले तब तक वो ऑटोमेटिकली चलते रहता है। डिलीजेंस है, थकता नहीं है, ह्यूमन बीइंग की तरह थकता नहीं है। 5वें घंटे में जो एनर्जी है 10वें घंटे में वही एनर्जी रहेगी, 15वें घंटे में भी वही एनर्जी से वो आउटपुट देते रहेगा, ठीक है। ये 6 फीचर हो गए। 7वां फीचर क्या है? 7वां फीचर है सिक्रेसी, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जो पैसे दे दिया लालच में तो मतलब इन्फॉर्मेशन बता देता, नहीं, इसमें पासवर्ड लगता है बेटा, पासवर्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फायरवॉल लगता है, डेटा को इधर से उधर जाने नहीं देता है ना, डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद है, जब इतनी सिक्योरिटी दे रहा है तो भरोसेमंद है। एक्यूरेसी से डाटा दे रहा है मतलब भरोसेमंद है ना। और प्लग एंड प्ले की फीचर है, मतलब जो हार्डवेयर मैं यूज कर रहा हूँ वही हार्डवेयर अगर आपके कंप्यूटर में लगा दूं तो आपने बस लगाया और आप आउटपुट ले सकते हैं। समझ में आई बात?
ठीक है। यही पीपीटी अगर मैं स्टोर करके पेन ड्राइव में डाल के दे दूँ तो आप मेरा पेन ड्राइव जैसे ही आपके मेरे कंप्यूटर का जो पेन ड्राइव जैसे ही आपके कंप्यूटर में लगाओगे तो वही आउटपुट आपके कंप्यूटर में भी शो होने लगेगा। बस निकाला, उधर लगाया, प्लग एंड प्ले, काम हो गया। ठीक है सर, उम्मीद कर रहा हूँ ये फीचर भी समझ में आ गया और बढ़िया से अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बेटा, अब है आपके कुछ जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जो कुछ कंटेंट यूज होगा, मतलब टर्म्स यूज होगी। कंटेंट बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे कि जो टर्म यूज होगी रिलेटेड टू कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में बनेगा। मतलब इसके डेफिनेशन का यूज आपके क्वेश्चन में होगा कि भैया हार्डवेयर किसको कहते हैं। सिंपल है, जिस चीज को हम देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कह सकते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको हम छू नहीं सकते, पर हार्डवेयर हम ऐसे टच कर सकते हैं, मॉनिटर को ऐसे, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, ऐसे माउस को टच कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है बेटा, हार्डवेयर है ना, समझ में आ रहा है। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते सर, वो अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, प्रोग्राम चलते रहता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा क्या होता है, बड़ा आसान है सर, कुछ नहीं है। डाटा क्या होता है, एक कच्चा डाटा जो कि अभी प्रोसेस होने का है, उसको डाटा कहा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन यूजर से हम लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है। पर वो जरूरी नहीं है कि एक पका पकाया इन्फॉर्मेशन हो, मतलब एक सटीक इन्फॉर्मेशन। डाटा मतलब एक रॉ मटेरियल। 2+2 दे दिया उसने, अब उसका जो 2+2 का आउटपुट क्या आएगा वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं, पर 2+2 उसने दे दिया है यूजर ने, उसको बोलेंगे डाटा, जो हम यूजर से लेते हैं इनपुट द्वारा, है ना। अनप्रोसेस बोला है, देखो ना, अनप्रोसेस रॉ फैक्ट, कच्चा मटेरियल। क्लियर है, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो पका मटेरियल है, मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद वो पक जाता है और सटीक इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। डाटा को ही प्रोसेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम से सर। इट इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। इंस्ट्रक्शन मतलब जो है कि यूजर के थ्रू जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में, मतलब यूजर तो अपने लैंग्वेज में कमांड टाइप करता है, पर वो इंटरप्रेट के थ्रू उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके 0 और 1 के फॉर्म में सीपीयू को मिलता है। ठीक है, और सीपीयू तब जाके उसको समझ पाता है कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है करके, उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, जो हमको यूजर के थ्रू मिलता है। इंस्ट्रक्शन इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर, जो भी कमांड है कंप्यूटर को दी जाती है उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम किसको बोला जाता है बेटा, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, जो किसको मिलता है, कंप्यूटर को मिलता है, उसको बोला जाता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जो इट इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर, जो भी कमांड आप दे रहे हैं इनपुट से, जो भी कमांड आप दे रहे हैं किससे, कीबोर्ड से, उसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, बिल्कुल। और प्रोग्राम किसको बोलेंगे, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सम टास्क। कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको प्रोग्राम बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आया? अरे हाँ, है ना। क्या हिंदी में जरूरी है बताना इसको? नहीं। हार्डवेयर मतलब जिस डिवाइस को फिजिकली हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिस डिवाइस को हम छू, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। हाँ जी सर, सो इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। सॉफ्टवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है बेटा। क्लियर है, बिल्कुल सर। इन्फॉर्मेशन बताया मैंने। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो यूजर के द्वारा हम लेते हैं। व्हेन डाटा इज प्रोसेस, ना यूजर के द्वारा। इन्फॉर्मेशन मतलब जो डाटा रहता है, कच्चा डाटा, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सटीक, उसको कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। व्हेन डाटा इज प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करने के बाद ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, उसको ही गिवन अ कंटेक्स्ट, जो ही कंटेक्स्ट मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। टू बी यूजफुल, और वो एक यूजफुल डाटा रहेगा। देन देखो, डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, वो यूजफुल नहीं रहता, बट डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यूजफुल होता है। उस डाटा को बोला जाता है क्या, इन्फॉर्मेशन। क्लियर है सर? हाँ, समझ में आया? इन्फॉर्मेशन और डाटा में फर्क समझ में आया? डाटा मतलब रॉ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन मतलब एक सटीक, अच्छी, मतलब उससे क्या बोला जाता है कि उसको प्रोसेस करके हम क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में जो हमको इन्फॉर्मेशन, जो हमको डाटा मिलेगा उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं सर। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल।
उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे जो टर्म्स है ये आपको समझ में आया। हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि ऐसा ऐसा करना है करके, व्हाट टू डू, ऐसा ऐसा प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है करके। ठीक है, समझ में आया। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंस्ट्रक्शन समझ में आया। इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के द्वारा, मतलब कंप्यूटर को दिए जाते हैं, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, इनपुट द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कमांड दी जाती है, उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम मतलब इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी की सारी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, और बस ये डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। हार्डवेयर क्या होता है ना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इससे क्या होगा, इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर, समझ में आया। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज अ नॉट। अब देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है कि भैया ये एक दिन में तो नहीं बना होगा कंप्यूटर। जब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये 50 साल 75 साल पुराना, जो 75 साल पुराना जो चीज़ मिल रहा है, तो हिस्ट्री कैसे है। देखो, कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, एक ही दिन में बना हुआ नहीं है बेटा वो। ठीक है, एक दिन में बना हुआ नहीं है ना। रैदर इट टूक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट के लिए बहुत रैदर टाइम लगा हुआ है। ठीक है, ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो आप आज का मॉडर्न कंप्यूटर दे, आधुनिक कंप्यूटर देखते हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। तो इसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। देखो ये आपके सामने में इन्वेंशन किए गए। पहला आया देखो एबेकस कैलकुलेशन आया, मतलब ये कंप्यूटर आया पहले एबेकस नाम का, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मैकेनिकल डिवाइस था, है ना। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस भी था। ये पहला कैलकुलेटर था, पर इसको उस जमाने में कंप्यूटर ही बोला जाता था, क्योंकि भाई कैलकुलेटर, क्योंकि पहले तो कैलकुलेटर ही बना है, पहले तो कैलकुलेटर ही बना है। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसके बाद में मैं अच्छे से आपको पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा कि पहले एबेकस आया। एबेकस एकदम बढ़िया, मतलब फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, और यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसको किस लिए यूज किया जाता था, सिर्फ एडिशन करने को, सब्सट्रैक्ट, ये स्क्वायर रूट भी निकाल सकता था पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता था। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकाल सकता था बट मल्टीप्लिकेशन नहीं। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आया, तो एबेकस के बाद में जैसे 16 से 2 में एबेकस निकला, तो जस्ट उसके 15 साल बाद, यानी 16 से 2 से 15 साल मिला, तो 1617 में नेपियर्स बॉन्स द्वारा, नेपियर्स बॉन्स द्वारा जॉन नेपियर ने एक हमारा 3 डायमेंशन, मतलब इसका नाम है नेपियर बोन्स करके, इसका नाम ही रख दिया गया, इस मशीन का ही नाम रख दिया गया नेपियर बोन्स, जो कि क्या कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, और ये परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लियर है। तो ऐसे करके धीरे धीरे डेटा हमारे कंप्यूटर बनते गए। एबेकस के बाद में फिर ट्यूरिंग में, फिर पास्कलाइन आया, फिर जैकवर्ड लूम आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर डिफरेंस इंजन आया, है ना। ऐसे करके बहुत सारे हमारे ये लगते हैं। टेबुलेटिंग मशीन आई, मार्क 1 आया, इनियाक आया, यूनिवैक आया, ठीक है, यूनिवैक आया, IBM 650 कंप्यूटर आया। ये सारी हिस्ट्री है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा, और इसको समझाने के बाद जब हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे, जब ये कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो इसी के बेस में हमारा क्वेश्चन होगा, इनियाक कब आया, यूनिवैक कब आया, है ना। इनियाक क्या होता है, इसमें कौन सा मतलब इस पे क्या फीचर्स है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, क्या जो हमने एबेकस था वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता था कि नहीं, मतलब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। ठीक है सर, समझ में आ रही बात। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब के सब पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही होगी तो इसे उस बच्चे तक जरूर शेयर करना बेटा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लियर है, तो उसकी दुआ आपको मिलेगी और मुझे मिलेगी। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अपना गुरु दक्षिणा तो जरूर देना है, अंगूठा लगा के गुरु दक्षिणा जरूर देना, लाइक एंड शेयर जरूर करना बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।